गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर हम पढ़ेंगे वो कौन सा है? चैप्टर नंबर 20, अपठित गद्यांश। ये जो है हमारा व्याकरण का सबसे लास्ट वन चैप्टर है। अपठित यानी जो आपने पहले से पढ़ा हुआ नहीं है, यानी जब आप एग्जाम दोगे तो ये ज्यादा और क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये अपठित सबसे पहले होता है, जो आपको उसको पढ़कर उसके आंसर को फिलअप करना होता है। बट उससे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में क्या है। अपठित शब्द का अर्थ है जो पढ़ा न हो, तथा गद्यांश शब्द का अर्थ है गद्य का अंश। इस तरह गद्य का एक ऐसा अंश जो पहले पढ़ा हुआ ना हो अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित शब्द है उसका अर्थ है जो पहले से पढ़ा ना हो, यानी गद्यांश यानी गद्य का एक अंश, यानी कोई भी एक स्टोरी या कहानी होती है उसका एक टुकड़ा, है ना, तो उसको गद्य बोलते हैं और उसका एक छोटा सा भाग गद्यांश कहलाता है। अपठित यानी जो पहले से आपने नहीं पढ़ा हो, यानी आपको जब एग्जाम आप दोगे तो आपको ये और चीज क्लियर होगी कि एग्जाम में सबसे पहला ही क्वेश्चन होता है अपठित, तो आपको उसको अच्छे से पढ़ना होता है। यहाँ पे मुझे एक चीज और बतानी है, जैसे अपठित होता है वैसे पठित भी होता है। पठित यानी आपने जो पहले से पढ़ा हुआ हो, और वो हमारी टेक्स्ट बुक का कोई भी चैप्टर का कुछ भाग हो सकता है। उसमें जो यहाँ पे जो चीजें लागू होती है अपठित में, वही सारे निर्देश और वही सारे रूल्स आपको पठित में भी फॉलो करने होते हैं। यहाँ पे हमारा पठित वाला कोई चैप्टर नहीं है, बट पठित जो है पैराग्राफ या तो पठित पद्यांश गद्यांश, वो सारी चीजें हम एग्जाम में अच्छे से और ज्यादा क्लियर कर सकते हैं। तो आगे हम देखें, अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। प्रश्नों के उत्तर देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी अपठित गद्यांश को जब आप पढ़ रहे हो, पहले तो सबसे ज्यादा मुझे मोस्टली सभी बच्चों से यही कंप्लेन है कि जब अपठित गद्यांश देखते हैं या पठित गद्यांश देखते हैं, अपठित पद्यांश देखते हो या पठित पद्यांश देखते हो, आप बिना रीड किए ही सीधा क्वेश्चन आंसर्स ही लिखना शुरू कर देते हो। उसकी वजह से क्या होता है कि आपको कुछ कुछ जो आप इजीली मार्क कवर कर सकते हो वो भी आपका रह जाता है, क्योंकि आपने पैराग्राफ नहीं पढ़ा है, आपने कविता नहीं पढ़ी है। और कुछ कुछ बच्चे कविता की सीधी पंक्तियां ही लिख देते हैं, तो वो बिल्कुल गलत बात है। जब आप अपठित लिखो या पठित लिखो, गद्यांश लिखो या पद्यांश लिखो, है ना, सभी में जब भी कविता पूछी गई हो तो आपको कविता के जो उसके एमसीक्यूज या क्वेश्चन आंसर है उसको वाक्य में बदलकर आंसर लिखना होता है, ना कि बैठे बिठाई कविता की पंक्तियां। तो जब एग्जाम आए तो ये चीज ध्यान में रखिए कि आपको कविता की पंक्ति उठाकर नहीं लिखनी है। कविता को पहले 2-3 बार रीड करें और उसके बाद उसको आप वाक्य में बदलकर लिखे। यहाँ पे भी सेम जाता है, गद्यांश में अपठित हो या पठित, आप पैराग्राफ में उठाकर सीधी पैराग्राफ से कोई भी लाइन उठाकर ना लिखे, आप पैराग्राफ को 2-3 बार रीड करें। रीड करने के बाद ही आप उसको अच्छे से वाक्य में प्रयोग करके लिखे। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे कुछ मुद्दे दिए हैं जो आप जो अपठित गद्यांश आप पढ़ोगे तो उसमें उस चीज को ध्यान में रखनी है। पहला है, दिए गए अंश को ध्यान से पढ़ना चाहिए। जो मैंने आपको अभी बताया कि आप क्या करते हो, पढ़ते बिल्कुल नहीं हो, सीधा लिखना शुरू, फिर बोलते हैं कि मेरे मार्क नहीं आए। बट बच्चा कैसे आएंगे, है ना, आपको पढ़ना भी तो है। तो सबसे पहले जो भी आपको अंश दिया है, यानी जो भी भाग दिया है, जो भी पैराग्राफ दिया है, आप उसको ध्यान से अच्छे से पढ़े। उसके बाद आप क्या करोगे, गद्यांश में आए कठिन शब्द को पेंसिल से रेखांकित करना चाहिए। गद्यांश में जो भी कठिन शब्द आए उसको पेंसिल से रेखांकित करो। जैसे मैं आपको अभी अंडरलाइन कर रही हूं, वैसे ही जब आप कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हो, है ना, तो आपको जो शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं या तो उसका अर्थ आपको नहीं पता है,
तो वो अर्थ को अंडरलाइन करो पढ़ते पढ़ते। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूं कि पैराग्राफ कोई भी हो, कविता पूछे या तो पठित गद्यांश अपठित पूछे, जो भी पैराग्राफ आपको दिया जाए उसको 2 से 3 बार अच्छे से रीड करें। जो शब्द रीड करते समय आपको ऐसा लगे कि मुझे ये शब्द समझ में नहीं आता है, उसका अर्थ मुझे नहीं पता है, तो आप उसके नीचे पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे और फिर आप अपने अध्यापिका से या तो क्लास में जो भी टीचर्स है आप उसको पूछ सकते हो कि मैम इसका अर्थ क्या होता है, ना कि आंसर। सिर्फ आपको उस हार्ड वर्ड का, कठिन शब्द का अर्थ पूछना है जो आपने पेंसिल से अंडरलाइन किया था। दूसरा है रेखांकित शब्दों के अर्थ समझने का प्रयत्न करें। यानी रेखांकित, मैंने आपको जो अभी समझाया कि आप अपने अध्यापिका से या तो अपने दूसरे टीचर से जो क्लासरूम में उस टाइम होते हैं, तो आप उसको पूछ सकते हो कि मैम ये शब्द है या तो सर ये शब्द है जिसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस कठिन शब्द के अर्थ समझने का प्रयास करें। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सोच समझकर लिखें। हमें लिखना चाहिए, है ना। आपको पैराग्राफ दिया होगा, उसके नीचे पैराग्राफ के अंदर से ही ढूंढकर कुछ क्वेश्चन आंसर्स या एमसीक्यूज आपको दिए जाते हैं। उसके आंसर जो है या तो एमसीक्यूज हो तो टिक टॉक करें, अथवा तो आंसर लिखना हो तो बहुत ही सोच समझकर लिखे। जो मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी वाक्य उठाकर सीधा नहीं बिठाना है, वाक्य को हमें सोच समझकर अपने शब्द में लिखना है, बट उसका अर्थ है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। तो हमें जो भी उत्तर लिखे हम वो सोच समझकर उत्तर लिखे। यहाँ पे 5वां मुद्दा है नहीं, बट मुझे क्लियर करना है। 5वें मुद्दे में ये भी होता है कि जब कोई अपठित दिया जाता है या तो पठित दिया जाता है, गद्यांश हो या पद्यांश हो, तो उसके नीचे ग्रामर भी होता है। 1 मार्क का, आधे मार्क का, है ना, तो वो ग्रामर भी होता है। उस ग्रामर को उस ग्रामर के जो आंसर होते हैं वो भी आपको उसी पैराग्राफ में मिलेंगे जो आपको सबसे पहले ऊपर दिया गया है। इसीलिए मैं बार बार इंसिस्ट कर रही हूं कि सब बच्चे हर एक पैराग्राफ को ध्यान से पढ़े, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स या तो एमसीक्यूज करें और उसके बाद उसका ग्रामर अच्छे से कंप्लीट करें। तो इस चैप्टर में भी हमें कुछ अपठित गद्यांश दिए हैं। यहाँ पे कभी छोटा भी होता है, कभी बड़ा भी होता है, सभी अपठित को हमें ध्यान से पढ़ना होता है। जो पहला पैराग्राफ हमने देखा था उसके क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे 4 निकाले हैं और 4 आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो अगर आप पैराग्राफ नहीं रीड करोगे तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स है वो आपको समझ में नहीं आएंगे, आप उसका उत्तर नहीं लिख पाओगे। यहाँ पे ये पूरे चैप्टर में 2 या 3 अनसीन पैसेज दिए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स वाला दिया है और बाकी में पैराग्राफ दिया है, उसमें आपको एमसीक्यूज दर्शाए हैं। अब आप 3rd में हो, आप बड़े हो चुके हो, तो एमसीक्यूज की जगह जब आप क्वेश्चन आंसर्स लिखोगे तो और ज्यादा बेहतर होगा। आप क्वेश्चन आंसर्स अपनी तरफ से सोच समझकर अच्छे से लिख सकते हो। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो यहाँ पे पूर्ण होता है।